गुड आफ्टरनून टू ऑल। ठीक है, अपन स्टार्ट करेंगे आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने फिनिश किया था लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशंस, जिसको इनइक्वालिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आई होप सारे लोग आ चुके हैं। 16 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो टुडे विल स्टार्ट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। चेक करिए आप लोग, सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? You all are able to see the screen? एक बार कंफर्म कर दीजिए, ठीक है ना, मोबाइल से भी ऑनलाइन हो गया हो। जस्ट एक बार कंफर्म कर दीजिए एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, ऑडियो वीडियो यू आर एबल टू सी द स्क्रीन, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, ओके, स्क्रीन दिख रहा है सभी लोगों को ना? ठीक है, चलिए, धन्यवाद फॉर योर रिस्पॉन्स। हेडिंग पुट करें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, पीएनसी। कितने लोगों को इस टॉपिक के बारे में आइडिया है? हाउ मेनी ऑफ यू नो, हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस टॉपिक? क्या होता है इस टॉपिक के बारे में? कितने लोगों को आइडिया है? अच्छा, सारे स्टूडेंट जो एनडीए के होंगे उनको आइडिया 100% होगा। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करी है हमने एनडीए में। ठीक है, तो देखिए ये आपका बेनिफिट है। ठीक है, अगर आप लोगों को आइडिया है तो ये पूरा का पूरा आपको बेनिफिट है, और बहुत ही अच्छे ढंग से जो है आपका ये चैप्टर अगर आपको आता है तो आपका और अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। हम लोग और बेटर ढंग से इसको इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, इसमें स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें बता दूं। ठीक है, स्टार्ट करने से मैं कुछ पहले बेसिक बातें बताता हूँ। ठीक है ना, ये वाला चैप्टर ना कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। परमुटेशन, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पी एंड सी। कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, तो इसमें क्या होना चाहिए? एक 0.0000001% का भी डाउट नहीं आना चाहिए। जैसे ही डाउट आता है ये इस वाले चैप्टर में और प्रोबेबिलिटी में, गलती वहीं पे हो जाती है। तो अगर आपसे रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि अगर आपको कहीं पे भी किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर डाउट रहेगा, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आएगा, तो आप उसको डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं एज्यूम नहीं कर लेंगे कि ऐसा ही होता होगा। एज्यूम कभी नहीं करेंगे। ठीक है ना, इस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, तो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है ना। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनको कोई भी आइडिया नहीं है? नो आइडिया अबाउट दिस चैप्टर? हाउ मेनी ऑफ यू हैव नो आइडिया क्या होता है परमुटेशन? हमें तो पता ही नहीं कुछ। एक बार बताएं। जीरो नहीं यार, मी लिखो ना। कितने लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं है? नो आइडिया अबाउट दिस चैप्टर, एकदम ब्लाइंड है, टोटली ब्लाइंड।
अच्छा, कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, ओके ठीक है जी, ओके। अच्छा, आप लोग को ये इनइक्वालिटीज क्लियर हो गया था ना? इनइक्वालिटीज वाज क्लियर, उसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। देखो, हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए भाई, हर टाइप के क्वेश्चंस किए इनइक्वालिटीज में। आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। अभी इसमें दो पार्ट है, आपको जैसा दिख रहा है परमुटेशन और दूसरा दिख रहा है कॉम्बिनेशन। एकदम आराम आराम से शुरू करेंगे, हर टाइप के चीजों को डिस्कस करूंगा, मिनिमम लेवल से, जीरो लेवल से मैक्सिमम लेवल तक हम बन जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही रिक्वेस्ट है, जितने लोगों को आता है वो पेशेंस के साथ क्लास को अटेंड करेंगे, सवाल दिया जाएगा, सवाल करेंगे। ठीक है ना, आराम से जो है क्लास को अटेंड करेंगे, और बाकी जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको समझने का कंप्लीट मौका देंगे। ठीक है, इतना रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से। ठीक है, तो अभी ये दो एक्चुअली दो सेपरेट टॉपिक है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। तो अभी हम लोग बात करते हैं, पहले मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं स्पेशली बात करूंगा परमुटेशन की, और उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन की। ठीक है ना, तो देखो, परमुटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट्स। ठीक है ना, परमुटेशन मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट्स। ठीक है जी, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कैसे चलेगा? पहले मैं परमुटेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा, फिर मिक्स क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, बिकॉज परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तो मैं सेपरेट, आरडी में तो ये सेपरेट चैप्टर है, आपकी बुकलेट में आप देखोगे तो एक ही चैप्टर है एनसीईआरटी में। तो अपन क्या है, परमुटेशन पढ़ेंगे अच्छे से, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, और दोनों के फिर मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली एक ही क्वेश्चन में परमुटेशन भी यूज होगा और उसी सेम क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन भी यूज होगा। तो परमुटेशन का मतलब होता है बेसिकली अरेंजमेंट्स। अब मैंने क्या बोला? अरेंजमेंट्स होता है, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। इनफैक्ट अगर मैं इन डिटेल बात करूं तो एवरी अरेंजमेंट, है ना, हर अरेंजमेंट के पहले क्या होता है? सिलेक्शन होता है। दैट मींस पहले होगा कॉम्बिनेशन और उसके बाद होगा परमुटेशन। मैंने क्या बोला? जैसे मान लेते हैं आप मार्केट गए, एकदम बेसिक बातें बता रहा हूँ, ठीक है ना, जो कि आप आसानी से समझ सकते हो। देखो, एक ही चीज होती है यार, एक ही सेम ही चीज को ना कॉम्प्लिकेट ढंग से भी बताया जा सकता है और समझा जा सकता है कॉम्प्लिकेट करके, और वही चीज को बहुत ही आसानी ढंग से समझा जा सकता है। तो अपन उसी पे फोकस कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से चीजों को आसान ढंग से समझना है। ठीक है ना, तो बस आप सुनते रहिए, आराम से आपको सारी की सारी चीजें समझ में आएगी। आप मार्केट गए, ठीक है, मार्केट में गए, आपने आपका जो प्लान बनाया, आपने प्लान बनाया कि आपको लाइब्रेरी बनानी है, आपको अपने घर में एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनानी है, आपका प्लान है लाइब्रेरी बनाने का। तो ऑब्वियस सी बात है, लाइब्रेरी बनाने के लिए आपको चाहिए होगा बुक, और बुक कहाँ से मिलेगा? मार्केट से मिलेगा। ठीक है ना, तो आप मार्केट में गए भाई, कोई भी बुक तो उठा के लाओगे नहीं ना, पहले आप क्या करोगे? अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दोगे या पहले सिलेक्शन करना स्टार्ट करोगे? पहले मुझे बताइए, विल स्टार्ट अरेंजिंग द थिंग्स और विल स्टार्ट सेलेक्टिंग द थिंग्स? You will start selecting the things. अरेंजमेंट तो तब होगा ना जब एक बार आपके पास चीजें आ जाएंगी। तो मार्केट से जब आप कोई भी चीज लाओगे तो सबसे पहले करोगे सिलेक्शन। क्या करोगे? सिलेक्शन। और जब आपने सेलेक्ट कर लिया, तो सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा? अरेंजमेंट। सेलेक्ट होने के बाद क्या होगा? अरेंजमेंट। दैट मीन्स अगर आप असली मायने में बात करो तो ये सिलेक्शन और अरेंजमेंट साथ साथ चलता है। अरेंजमेंट अगर हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर हुआ होगा। ठीक है, मार्केट में थी 50 बुक, 50 में से आपने आपने 20 ही सेलेक्ट किया और 20 को सेलेक्ट करके अरेंज कर लिया। ठीक है, अब वो क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है? अब हो सकता है सिर्फ आपके क्वेश्चंस में हो सकता है सिलेक्शन की ही रिक्वायरमेंट हो, तो हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। हो सकता है सिलेक्शन करने के बाद वो अरेंजमेंट भी कर रहा हो, तो सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट अपनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, बट ये चीज श्योर है कि हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि जब क्वेश्चंस में कई बार सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की बारी आती है तो सिर्फ हम यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, मार्केट में से हमने सेलेक्ट कर लिया,
लेकिन जब वो क्वेश्चन देगा वर्ड फॉर्म में तो आपको ये नहीं बोलेगा कि यहाँ पे सिलेक्शन करो, यहाँ पे अरेंजमेंट करो। वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई अगर अरेंजमेंट करना है तो सिलेक्शन की जरूरत है कि नहीं है कि क्या है। ये आपको एक बेसिक आइडिया आपको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब आप लिखेंगे परमुटेशन। अब हम परमुटेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी मैंने एक जनरल आइडिया दिया है, ठीक है ना। तो अभी आपके दिमाग में बहुत सारी डाउट्स आ रहे होंगे, उनको एक साथ रखिए। अभी मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा धीरे 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 आपके एक एक करके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये टॉपिक जैसे मैंने पहले बोला कि बहुत ही ज्यादा समझने वाला टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप बहुत ही ध्यान से इसको अटेंड करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब लिखेंगे परमुटेशन, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन, जैसा मैंने बताया परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट्स। अब ये अरेंजमेंट्स जो करना है हमें, ठीक है, ये जो अरेंजमेंट्स करना है इसके लिए हम लोग एक टूल यूज करते हैं फैक्टोरियल का। इसके लिए टूल यूज करते हैं फैक्टोरियल का, ठीक है ना। ये फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं इसको दो तरीके से। अगर आपके पास n अरेंजमेंट्स है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे n फैक्टोरियल, ये भी तरीका है। फैक्टोरियल को ये इस तरीके से, या तो ये सिंबल ये होता है या फिर ये वाला सिंबल होता है, ये सिंबल होता है, ठीक है ना। तो इसका रिप्रेजेंटेशन n फैक्टोरियल हो सकता है, या फिर आपने ये ऐसा l बनाया और उसके अंदर n लिख दिया, n फैक्टोरियल, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्या है ये फैक्टोरियल, क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, आपको एक दो मिनट में सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जब तक मैं पूछूंगा नहीं कि डाउट, अभी आप सुनते रहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये सब बातें भी तो बिल्कुल समझ में हमारी नहीं आ रही है, ठीक है ना। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने बोला कि आपके पास मैंने बोला आपके पास कि आपको परमुटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट्स, ठीक है ना। अरेंजमेंट्स करने हैं, मान लेते हैं आपके पास तीन लेटर्स हैं ए बी सी। कितना लेटर्स है? ए बी सी। ध्यान दीजिएगा, आपके पास ए बी सी तीन लेटर्स हैं। इसको आप तीनों को साथ में लेकर के इफ यू हैव टू यूज ऑल द थ्री लेटर्स, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, ठीक है। ये भूल जाइए फैक्टोरियल क्या होता है। अब अपन पहले जनरल बात करते हैं, फिर इसकी नीड समझेंगे फैक्टोरियल की, ठीक है। कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, और जो भी अरेंजमेंट पॉसिबल है उसको आप चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। फटाफट बताइए, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। और वो क्या क्या अरेंजमेंट्स होंगे। अनम्यूट अस फॉर डाउट्स, ठीक है सर, अनम्यूट अस। चलो जी, ये क्या है? इंडियन आर्मी। ओ भाई साहब कौन है ये नाम पता चलेगा ना लिखा हुआ, किसने किया है? दिखता है ना यार यहाँ पे नाम, रितेश। अरे बाबू तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार, तुम तो हमारे क्लास के बाबू हो भाई, ऐसे मत किया करो बच्चों वाली हरकतें, ठीक है। ठीक है, ऐसे बच्चों वाली हरकतें नहीं किया करते, ठीक है। देखो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे मैं अनम्यूट कर देता हूँ, बट जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। आराम से ऐसे शांति से पढ़ोगे, ठीक है। देखो इधर, चलो मैंने अलाउ कर दिया। अभी आप जब को कुछ पूछना रहेगा तो वही स्टूडेंट अनम्यूट करेगा और फिर म्यूट कर लेना, ठीक है ना। जैसे ही आपका डाउट खत्म है तुरंत म्यूट कर लेना, ठीक है। अदरवाइज मैं डिसेबल कर दूंगा ये फैसिलिटी, ठीक है। बिकॉज उसमें क्या होता है, बीच में आपका बटन ऑन हो जाता है तो फिर डिस्टर्बेंस काफी होता है। बीच में अगर कोई भी डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जब बोलूंगा कि पूछो तब पूछना, बिकॉज अभी मुझे एक्सप्लेन करने दो, अभी टॉपिक स्टार्ट ही हुआ है, अभी डाउट्स का कोई सवाल ही नहीं है। ये बात समझ आ रही है? जब टॉपिक प्रोसीड कर लेगा 2-3 मिनट और हो जाने दीजिए, मैं खुद ही बोलूंगा कि अब आप डाउट पूछ सकते हो, देन यू कैन आस्क, ठीक है। क्लियर है?
ये बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, अब देखो कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, ABC। अब ये सब फैक्टोरियल वगैरह की रिक्वायरमेंट क्या है वो देखते हैं अपन बाद में, पहले ये देखते हैं। आपको एक जनरल बोल दे यार 3 लेटर्स को लेकर के कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, हम बोलोगे अभी बना देते हैं सर। एक तो ABC हो गया, एक AB को उल्टा किया है ना, एक तो ABC हो गया, फिर अगर मैं B से लूं तो हो जाएगा आपके पास BCA, और अगर मैं C से लूं तो CAB, है ना, साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट कर लिया। ये बात समझ में आ रही है? और अगर ABC लिया, ठीक है, तो BAC भी ले सकते हैं इसको, यू कैन राइट। अगर ABC लिया तो इसको BAC भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर BCA लिया तो CBA भी ले सकते हैं, और अगर CAB लिया ACB भी ले सकते हैं। देखो कोई भी कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं हो रहा है। ये समझ में आया क्या? कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हो गए? 6। कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हो गए भाई? 6 अरेंजमेंट्स आपके पॉसिबल हो गए। ये बात समझ में आई सभी को? किस तरीके से ABC, फिर इसी को 2 उल्टा कर दिया, ठीक है ना, BCA CBA हो गया, CAB ACB हो गया। ये समझ में आया? कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हो गए? 6। यार मैंने तो सिर्फ 3 ही लेटर्स दिए थे। मैंने कितने लेटर्स दिए थे? 3। बात समझ में आ रही? मैंने कितने लेटर्स दिए थे? 3। अगर मैं आपको 4 लेटर दे दूं, 5 लेटर दे दूं, फिर तो तुम्हारी हालत हो जाएगी खराब। क्या हो जाएगी? तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। ऐसे कितने बनाते जाएंगे? 10 लेटर दे दूं, 20 लेटर दे दूं, 3 में ही तो इतने आ गए। 20 लेटर बनाते जाओगे, पूरा एग्जाम वही बनाते जाओगे, और वो भी हो सकता है कोई छूट जाए। तो इसलिए हम लोग मैनुअली नहीं लिख सकते, इसलिए हमें एक ऐसे टूल की रिक्वायरमेंट है जो कि डायरेक्ट हमें कैलकुलेट करके दे दे कि भाई टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हैं, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करके दे दे कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने, वो हमें टूल की रिक्वायरमेंट है। जैसे सिंपल ये टूल आप समझिए, जैसे अब हमारे पास कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर एक टूल है। बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन को आप डालते हो, तुरंत एंटर करते हो, आप रिजल्ट आ जाता है, तो एक टूल है, ठीक है ना। अदरवाइज आप खुद से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल टेक टाइम। सेम थिंग फैक्टोरियल एक तरीके का मैथमेटिकल टूल है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अब आप इसमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की बात करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब फैक्टोरियल क्या है? इसमें लेटर्स कितने थे? ABC। लेटर्स कितने थे? ABC। तो इसमें n की वैल्यू हो जाएगी 3। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। इज इट क्लियर? इंटीग्रेशन जैसा सर? हाँ जी, लाइक ऐप, हाँ जी। अब n की वैल्यू क्या हो गई? 3। n की वैल्यू जितने लेटर्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे n, नंबर ऑफ आइटम्स। n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। अब यहाँ से हम लोग बोलते हैं, अभी फैक्टोरियल को अगर लिखना होगा कि कितने अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा? जितने लेटर्स होते हैं उसके यहाँ पे लगा देते हैं n फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं अभी बताऊंगा। उसको इस तरीके से लिखेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 में एक कम करो 2, और 2 में एक कम करो 1, और 1 में एक कम करोगे तो 0। बस जहां पे 0 आएगा वहां पे स्टॉप हो जाना है, उसके जस्ट पहले वाले पे स्टॉप। ये 1 आएगा उसके बाद करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो 0 हो जाता है। आंसर क्या आएगा? 6। ठीक है, ये एक तरीके का टूल है। अगर मैं आपको 4 लेटर देता, ABCD देता, क्या देता? 4 लेटर देता, मैं पूछता बताओ बेटा कितना अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, तो आप बोलते 4 फैक्टोरियल पॉसिबल है सर। कितना पॉसिबल है? 4 फैक्टोरियल। कैसे 4 लिखा? 4 को एक कम किया 3, 3 को एक कम किया 2, 2 को एक कम किया 1, 1 आ गया, रुक गए। तो 4 3 12 दूनी 24, 24 अरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर मैं आपको देखो अब 24 बनाते जाओ, एग्जाम में यही थोड़ी काम है कि ABCD के अरेंजमेंट्स बना रहे हैं पूरे पेज पे, 10 दे दिया तो हालत ही खराब हो जाएगी, इसलिए टूल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। अगर मेरे पास ABCDE है, 5 है, तो 5 फैक्टोरियल होगा। कैसे लिखेंगे 5 फैक्टोरियल को? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा भाई? 24 तो यही था, 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर अगर 1 का अगर हमने नहीं भी लिखा तो? हाँ, तो मत लिखो ना, क्या दिक्कत है? सर मींस एग्जाम में मार्क्स कटेंगे या नहीं अरे नहीं कटेंगे? कटते, नहीं कटते। एग्जामिनर तब ठीक है समझदार हो सर। चुका होता है, एग्जामिनर समझदार हो चुका है, ठीक है, वो समझ चुका है ना, तुम बड़े लेवल पे आ चुके हो।
ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास 120, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं कि इन जनरल आप n फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे, हाउ यू विल राइट n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का फॉर्मूला अभी क्या हो गया, आपने सीखा n फैक्टोरियल होता है n, उससे एक कम किया n-1, उससे एक कम किया n-2, उससे एक कम किया n-3 एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या आएगा, 1 आ जाएगा, लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये n फैक्टोरियल को अपन इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम फैक्टोरियल का ऑपरेशन समझेंगे और उसके बाद फिर लॉजिकल क्वेश्चंस पे आएंगे। समझ में आ रहा है चैप्टर किस तरीके से प्रोसीड होगा, ठीक है। ये सब जो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे आएगा, तो वो सब सारी की सारी चीजों को करेंगे। बट पहले हम ये तो समझ लें कि भाई इसके ऑपरेशंस किस तरीके से होते हैं, पहले हम इसमें तो कॉन्फिडेंट हो जाएं। तो स्टार्टिंग के अभी आधे घंटे में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, फटाफट 1 प्रेस करो, ठीक है, फटाफट 1 प्रेस करो। और ये n फैक्टोरियल अभी सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लिखा, तो 5 से स्टार्ट करते करते कहाँ पे आए, 1 तक आए। 5 में एक कम किया, 4 में फिर एक कम किया, मतलब एक एक कम होते जा रहा है। n-1 में एक कम करेंगे तो n-2 आएगा, n-2 में एक कम करेंगे, एक कम करने का मतलब -1 करना, n-2 -1 n-3 n-3 -1 n-4। ये बात समझ में आ रही है। n में एक कम करने का मतलब n-1, n-1 में एक कम करने का मतलब n-1 n-2, लाइक दैट। इज इट क्लियर। सर क्लास की पीडीएफ मिलेगी ना, नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है ना। एकदम ये हैबिट बिल्कुल डेवलप नहीं करना है। अभी लिखिए सारी की सारी चीजों को क्लास में लिखिए। मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्लास की पीडीएफ देना, ठीक है ना। उससे क्या होता है, एकदम लेजी हो जाते हैं और क्लास में फिर कुछ भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं दूंगा क्लास की पीडीएफ, ठीक है ना, कोई चांस ही नहीं है। पूरा का पूरा एक्टिव होकर क्लास अटेंड करो, एक्टिव होकर क्लास अटेंड करना है, उससे आपको फायदा होगा, ठीक है। इज इट क्लियर। उससे फायदा ये मिलेगा कि आपने हर चीज अपने हाथों से लिखा है, ठीक है ना। देखो हमेशा याद रखो, जो भी बेसिक जो चीज है ना, बेसिक को जितना फोकस करो, हर चीज का बेसिक, अगर मैथ्स के बेसिक बहुत अच्छे हैं तो आपको बहुत हेल्प करेगा। ऐसी बेसिक ये जो अभी जो टीचिंग आ गया ना, टीचिंग में ये पीडीएफ से पढ़ाना, उसके बाद फिर ये पीपीटी से पढ़ाना, ठीक है ना, इसकी वजह से क्या होता है, आपके दिमाग में जल्दी घुसता नहीं है। मैं देखता हूँ कि पीपीटी से होता है, तुरंत जल्दी जल्दी पढ़ा दिया जाता है, लिखा रहता है लिख लो लिख लो लिख लो। अब तुम उसको कभी लिखते नहीं हो, और उसके बाद अगर पीडीएफ मिल जाता है तो तुम्हें देखने का टाइम नहीं मिलता है। और देख भी लिया तो देखने से कुछ नहीं होता है, जिस चीज को हम लिखते हैं ना, जिस चीज को हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, वो हमारे दिमाग में परमानेंटली फिट हो जाता है। तो ये लिखने वाला सिस्टम आपको रखना है एकदम बेसिक, ठीक है ना। ये अभी जो ऑनलाइन में आ गया ना सिस्टम, पीपीटी से पढ़ाना, पीपीटी कुछ हद तक ठीक है, कंप्लीटली इसको नहीं फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग सारी की सारी चीजों को लिखोगे, कोई डाउट आएगा तो पूछोगे, ठीक है, लेकिन आपको सारी की सारी चीजों को लिखना है, ठीक है जी। चलिए बात समझ में आ गई सभी को। चलिए अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, इस ऑपरेशंस के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। ये आपको फैक्टोरियल का ऑपरेशन सभी को समझ में आया, जल्दी से 1 प्रेस करो फटाफट, 0-1 में रिप्लाई करिए। फैक्टोरियल का ऑपरेशन समझ में आया, 0-1 में रिप्लाई करिए फास्ट, जल्दी फटाफट बताते जाओ यार, तभी तो मजा आएगा क्लास का, ठीक है। अब हम बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे भाई, एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, ठीक है। आपके सामने दे दिया भाई एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन, 10 फैक्टोरियल, इसको तो कोई भी कर दे, 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, बताओ क्या आंसर आएगा, आंसर बताना है। 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, व्हाट विल बी द आंसर। अच्छा जिन्होंने पढ़ लिया है पहले, कहीं पे भी पढ़ा हो, ठीक है, आप आरडी शर्मा के सारे क्वेश्चन ट्राई करिए, ठीक है, अभी नहीं क्लास के बाद। 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, व्हाट विल बी द आंसर, फटाफट बताएंगे, ठीक है। बाकी लोग देखिए जिनको नहीं आता है, कैसे ट्राई करेंगे, हमारा क्या अप्रोच रहेगा। चलिए देखिए कैसे अप्रोच रहेगा वो ध्यान दीजिएगा। 10 फैक्टोरियल, देखो सबसे बड़ा नंबर देखना है और उसके बाद नेक्स्ट उससे छोटा नंबर देखना है। तो 10 के बाद है 6, तो ये देखो 10 लिखेंगे,
10 के बाद क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 9 के बाद लिखेंगे 8, 8 के बाद लिखेंगे 7, और 7 के बाद ये जो मैं लिखूंगा इसको डायरेक्टली 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और ये अपॉन हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि 10 फैक्टोरियल को कैसे लिख लो, तो देख लो 10 फैक्टोरियल है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मुझे इसको लिखना होगा तो देखो मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 10 लिखा और उसके बाद 9 को यहाँ से लेकर के क्या लिख सकता हूँ, इसको 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू, यहाँ से अगर मैं शुरू करूंगा तो 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 7 फैक्टोरियल, ये भी लिखना सही होगा। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, अब जो बच गया 4 3 2 1, 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से मैंने इसको लिखा है। अब ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से आप सिंपली कर लीजिए 4 2 जा 8 एंड दिस इज योर 3 3 जा 9 एंड 3 7 जा 21 इंटू 10 210। बात समझ में आ गई सभी को? बात समझ में आ गई सभी को? इज इट क्लियर? फटाफट बताइए, बात समझ में आ रही है? सोहेल समझ में आया तुम्हें? ठीक है जी, फटाफट रिस्पॉन्स देंगे, फटाफट रिस्पॉन्स देंगे जी फास्ट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए। इसको कैलकुलेट करेंगे 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/11 फैक्टोरियल। फाइंड, निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x, निकालिएगा इसको फटाफट, x निकालिए फास्ट। आई थिंक ये एनसीईआरटी का भी सवाल है, ये एनसीईआरटी का भी सवाल है, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देता हूं मैं। डन, फटाफट करेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ते जाएंगे सवाल। ठीक है, सभी लोग निकालिए। देखो अभी आपको क्या करना है, कॉमन लेने वाला सिस्टम डेवलप करना है। ये हो जाएगा 1/9 फैक्टोरियल, ठीक है भाई, प्लस ये हो जाएगा 1/, इसको क्या लिख सकते हो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हो, अभी समझाया, और ये हो जाएगा x/11 फैक्टोरियल। क्लियर है सभी को? दैट मीन्स 1/9 फैक्टोरियल यू कैन टेक कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1/10, और ये हो जाएगा x/11 फैक्टोरियल। क्लियर है सभी को? ये हो जाएगा 1/9 फैक्टोरियल। अब ये हो जाएगा एलसीएम लो 10 इंटू 1 10 प्लस 1 11/10, और ये हो जाएगा आपके पास x/11 फैक्टोरियल। जल्दी बताइए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्या यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस और नो? क्लियर है? अब बस x की वैल्यू तो आप आराम से निकाल सकते हो, ये हो गया 11/10, और इसको x यहाँ पे लिखते हैं, 9 फैक्टोरियल को यहाँ पे भेज देते हैं, और ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल। कंपेयर कर लीजिए, ये हो जाएगा 11/10, ठीक है, ये हो गया x इंटू 9 फैक्टोरियल, और 11 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
121. What value of x you will get? 121. बात समझ में आ गई सभी को? बात समझ में आ गई? लास्ट स्टेप में कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ठीक है? ये सब बेसिक चीजें ध्यान में रखिए भाई, ठीक है जी? बेसिक चीजें ध्यान में रखेंगे, ठीक है? इसको कुछ नहीं किया भैया, 11/10 यहाँ पे 9 फैक्टोरियल को इधर भेज दिया, तो 9 फैक्टोरियल आ गया, 11 फैक्टोरियल आ गया, 11 को ब्रेक कर दिया, ठीक है? चलिए, क्लियर है सभी को? थोड़ा दिमाग फास्ट रख के करेंगे क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, फटाफट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, n+1 फैक्टोरियल, ठीक है? n+1 नहीं, n+2 फैक्टोरियल लिखो, n+2 फैक्टोरियल is equals to 60 into n-1 फैक्टोरियल, ठीक है? फाइंड n निकालिए। आप देखो क्या प्रॉब्लम होती है पता है, हम सोचते हैं कि पूरा चैप्टर पढ़ ले और उसके बाद करें क्वेश्चन, ऐसा कभी नहीं होता है। जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, अभी मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया, सबसे बढ़िया तरीका होता है मैथ्स को पढ़ने का, जो एक बार कॉन्सेप्ट ला उसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन करो, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फिर दूसरे कॉन्सेप्ट पे बढ़ो, उसके ऊपर क्वेश्चंस करो, धीरे धीरे करके पूरा आपका चैप्टर बिल्डअप हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? ऐसे हिस्ट्री पॉलिटी की तरह नहीं होता है कि एक बार पूरा पढ़ लेंगे ना फिर क्वेश्चन बैंक लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जो टॉपिक पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चन, जो टॉपिक पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चन, लाइक दैट विल मूव ऑन। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बताया कि फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन चल रहा है। जल्दी बताएं n की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n? सभी लोग निकालें। अथर पवार बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, एकदम सही है। हैरी का भी आंसर 3 आ चुका है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ठीक है? नेहा आल्सो गॉट द आंसर 3। चलिए रितेश, संकेत, कल्पना, वाह भाई सही है। चलिए आप लोगों का रिस्पॉन्स है, वेरी हैप्पी कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें बड़ा नंबर कौन सा है यार, n-1 है, n+2 है, ऑब्वियस सी बात है n+2 है, इसको क्या लिखेंगे n+2। n+2 में एक कम कर देंगे, n+2 -1, n+1 बचेगा। n+1 में एक कम कर देंगे तो n बचेगा, और n में एक कम करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल बचेगा, और ये हो जाएगा 60 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ये कैंसिल कर देंगे भाई। दैट मीन्स आपके, अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं तो n इंटू n+1 रीअरेंज करके लिख दिया मैंने, n+2 इज इक्वल्स टू 60 है। अब 60 है, इसको क्या लिखोगे 12 इंटू 5, 12 को क्या लिखोगे 3 इंटू 4 इंटू 5। कहने का मतलब ये हो गया 3 इंटू 4 इंटू 5। इसका मतलब ये बात क्लियर है कि n की वैल्यू 3 रही होगी, n+1 की वैल्यू 4 रही है, और n+2 की वैल्यू 5 रही है, दैट मीन्स n की वैल्यू 3 है। आफ्टर कंपेयरिंग ऐसे सवालों को क्यूबिक इक्वेशन बना के सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट कंपेयर। क्या करना है? कंपेयर, ठीक है ना? एग्जाम में स्मार्टनेस मत दिखाना, मेरे को क्यूबिक इक्वेशन भी सॉल्व करना आता है, ठीक है? बात समझ में आ रही? कुछ लोग एग्जाम में दिखा देते हैं, एग्जाम मेरे को देखो ऐसे किया, उनको लगता है कि अगर ये 3 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन है तो उनको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो जितना सिंपल ढंग से हो सकता है उतने सिंपल ढंग से अपन इसको करेंगे, ठीक है जी? आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? चलिए, सभी का आंसर आ चुका है।
अब एक क्वेश्चन और लिखेंगे ताकि मुझे समझ में आएगा, मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगा कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट। क्वेश्चन है आपके पास, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एग्जैक्टली उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, लिखिए फिर भी 1n+3, ठीक है, फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 इंटू n+1 का फैक्टोरियल, फाइंड n। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बताइए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बताइए फटाफट। डन, गॉट द आंसर। अब फास्ट होना चाहिए यार, फटाफट। n+3 फैक्टोरियल है, बड़ा नंबर कौन सा n+3 है, n+3 लिख दिया। n+3 में एक कम किया, n+2 लिखा। n+2 में एक कम किया, n+1। अच्छा n+1 तक ही है, n+1 लिखो, ठीक है। ये फैक्टोरियल आ गया और ये हो जाएगा 56 इंटू n+1 फैक्टोरियल, ठीक है जी। n+1 फैक्टोरियल से n+1 फैक्टोरियल, दैट मीन्स ये n+3 और ये हो जाएगा n+2। और ये क्या हो जाएगा भाई, 56 को बताओ कैसे ब्रेक करें, हाउ वी कैन ब्रेक इट, ब्रेक द 56। 7 इंटू 8, कैसे ब्रेक करें इसको 56 को, 8 इंटू 7, 8 इंटू 7। आप बताइए n की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि 8 हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, आप दिमाग लगाओगे, पुट n इज इक्वल्स टू, अगर n की वैल्यू, पुट नहीं, इफ n इज इक्वल्स टू, इफ n इज इक्वल्स टू 5 अगर हो जाए, तो यहाँ से 5 और 3 8 और ये 5 और 2 7, दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो ये 5 विल बी योर आंसर। ये बात समझ में आ रही है, तो 5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाइए, फाइंड द एलसीएम ऑफ, देखते ही कितने लोगों को समझ में आता है। एलसीएम अभी नहीं बताया ना, देखते हैं कितने लोग दिमाग लगाते हैं, कितने लोगों को एलसीएम वाकई आता है। फाइंड एलसीएम ऑफ, अब एलसीएम किसी का भी आया हो तो आना चाहिए आपको। फाइंड एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। बताइएगा एलसीएम क्या होगा इसका। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ फैक्टोरियल, लेकिन क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से बनते हैं, ठीक है। सभी को मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए, फटाफट बताएंगे। सूरज से वाले कह रहे हैं 6 फैक्टोरियल, बहुत बढ़िया। अच्छा इसका दो चीज पूछ लेता हूँ, पहला एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालो। एचसीएफ भी निकालोगे और एलसीएम भी निकालोगे। एलसीएम पूछा तो एचसीएफ तो उसका भाई है ना। अच्छा एलसीएम एचसीएफ दोनों आएगा क्या, 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, सॉरी। ओके ध्यान दीजिएगा सभी लोग। चल आई स्टार्ट सॉल्विंग। देखिए पहले तो आपको एचसीएफ एलसीएम के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है।
अगर मैं एक नंबर लूं n1, ये मैंने आपको 10th में पढ़ाया था, ठीक है ना। अगर मैं ये n1 लूं, यहाँ पे समझो लिखा हुआ है a रेज टू दी पावर m, ये लिखा हुआ है b रेज टू, ये सिंपल ऐसे कर लेता हूँ, समझाता हूँ आपको, समझ लेना भैया जिनको एलसीएम एचसीएफ नहीं आता है। अगर यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर 3 है, यहाँ पे 5 रेज टू दी पावर 3 है, और ये 7 रेज टू दी पावर 2 है, ये पहला नंबर है। और ये दूसरा नंबर है 2 रेज टू दी पावर 2 है, 6 रेज टू दी पावर 3 है, और 10 रेज टू दी पावर 2 है। अगर मैं आपको बात करूं कि एलसीएम क्या होगा, अगर मैं आपको बात करूं कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ध्यान रखना, ठीक है। एलसीएम मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में ये नाम है आपका लोएस्ट, लेकिन पावर लेंगे मैक्सिमम। पावर देखो क्या है, 2 रेज टू दी पावर 2 एंड 2 रेज टू दी पावर 3 एंड 2 रेज टू दी पावर 2, में इन दोनों में मैक्सिमम पावर किसकी है, 2 रेज टू दी पावर 3, तो 2 रेज टू दी पावर 3। अब आएंगे 5 रेज टू दी पावर 3, और यहाँ पे 5 रेज टू दी पावर 3 है ही नहीं, इसका मतलब हो जाएगा 5 रेज टू दी पावर 0। इसका मतलब मैक्सिमम कौन सा है, 5 रेज टू दी पावर 3। फिर हम आएंगे 6 रेज टू दी पावर 3, और यहाँ पे 6 रेज टू दी पावर 3 है ही नहीं, दैट मींस 6 रेज टू दी पावर 0 है, 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 6 रेज टू दी पावर 3। फिर यहाँ पे आ जाएगा 7 रेज टू दी पावर 2, ठीक है, और यहाँ पे 7 रेज टू दी पावर 2 है ही नहीं, तो आ जाएगा 7 रेज टू दी पावर। फिर यहाँ पे आ जाएगा 10 रेज टू दी पावर 2, तो ये इसका एलसीएम होगा, ये इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ में होता है आपका जो हाईएस्ट कॉमन है। पहली बात तो कॉमन देखिए, और उसके बाद उसमें हाईएस्ट देखिए, तो कुछ कॉमन है यहाँ पे आपको देखोगे, तो यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर 2 आपका क्या है, कॉमन। ये बात समझ में आ रही, मतलब अब आगे भी हो सकता है कुछ कॉमन आ जाए, निकल के आ जाए इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे फिलहाल क्या दिख रहा है हमें, डायरेक्टली मैंने आपको बताया 2 रेज टू दी पावर 2 आपका क्या है, कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। हालांकि इसको फर्दर कन्वर्ट कर सकते हो, हालांकि ये इसके जो फैक्टर्स जो निकले ना, ये मैंने थोड़े से वैसे फैक्टर्स लिए, ये एचसीएफ ऐसा कहना गलत होगा, ठीक है ना। और ये इसमें जो फैक्टर्स जो लेते हैं ना 10, इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल के लिए समझाया, आइडियली आई हैव टू टेक द प्राइम फैक्टर्स, ठीक है ना। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए समझाया, हालांकि इसको फर्दर ब्रेक करोगे तो ये फर्दर पावर्स में चेंजेस होंगे। मैं भी मान के चल रहा हूँ पावर में चेंजेस नहीं है तो, ठीक है। समझ में आया क्या, कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को, हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया एलसीएम एचसीएफ का, देखिए, कैन यू रिपीट प्लीज। हाँ, 10th की चीजें अभी रिपीट करें, देखो भाई, मान लेते हैं n1 है एक नंबर और n2 है, ठीक है। ये मान लेते हैं a रेज टू दी पावर 1 है, ठीक है ना, ये b रेज टू दी पावर 2 है, और ये c रेज टू दी पावर 4 है, ठीक है। a b c प्राइम फैक्टर है, a रेज टू दी पावर 3 है, ये c रेज टू दी पावर 4 है, और ये e रेज टू दी पावर 5 है। अगर मैं बोलूं कि बताओ भैया HCF क्या होगा, देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि LCM क्या होगा, HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। H दिखेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट पावर कंसीडर करना, तो a रेज टू दी पावर 1 और a रेज टू दी पावर 3 में हाई लोएस्ट पावर है a रेज टू दी पावर 1। यहाँ पे b रेज टू दी पावर 4 है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं है मतलब b रेज टू दी पावर 0 मतलब 1 होगा, यहाँ पे भी c रेज टू दी पावर 4 और यहाँ पे c रेज टू दी पावर 4 है, तो c रेज टू दी पावर 4, और कुछ कॉमन ही नहीं है, तो यही आपका HCF होगा, ठीक है जी। अच्छा, LCM में क्या होता है, हाईएस्ट पावर लेते हैं, यहाँ पे a रेज टू दी पावर 3 है और यहाँ पे a रेज टू दी पावर 1 है, हाईएस्ट पावर हो जाएगा a रेज टू दी पावर 3। यहाँ पे b रेज टू दी पावर 2 है और यहाँ पे b रेज टू दी पावर कुछ है ही नहीं, मतलब 0 होगा, हाईएस्ट पावर क्या हो गया, b रेज टू दी पावर 2। यहाँ पे c रेज टू दी दोनों पावर सेम है, तो जो सेम है वही लिख देंगे। अब यहाँ पे e रेज टू दी पावर 5 है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मैं b कंसीडर e रेज टू दी पावर 0, e रेज टू दी पावर 5, ये इसका एलसीएम होगा, ठीक है। ये मैंने आपको
पढ़ाया होगा जब आप 10th स्टैंडर्ड में होंगे, और जो मुझसे नहीं पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं और जगह पढ़े होंगे, और अगर और नहीं भी जगह पढ़ा है तो अब मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को HCF LCM का? ठीक है ना, किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू HCF LCM निकलता है, समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये LCM बोला है 4 फैक्टोरियल, तो चलो भाई 4 फैक्टोरियल हो गई। 5 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 5 into 4 फैक्टोरियल लिखेंगे। ये मान लेते हैं ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, और अब मैं तीसरे नंबर की बात करता हूँ। 6 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल। अब आप आएंगे HCF की तरफ। इफ यू कम फॉर HCF, कौन सा ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन है, 4 फैक्टोरियल। और अगर आप LCM की तरफ आएंगे, इफ यू टॉक अबाउट द LCM में क्या देखेंगे, सबका हाईएस्ट पावर देखेंगे। अगर यहाँ पे 4 फैक्टोरियल सब में, तो 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 का पावर 0 है, यहाँ पे 5 का पावर 1 है, यहाँ पे भी 5 का पावर 1 है, तो 5 आ जाएगा जो मैक्सिमम पावर होती है। यहाँ पे 6 का पावर 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन 6 का पावर 0 है, और यहाँ पे भी 6 का पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर लेंगे 6 रेज़ टू द पावर 1। आंसर क्या आ जाएगा, 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल, दिस इज बेसिकली 6 फैक्टोरियल, बिकॉज 4 फैक्टोरियल मतलब 4 3 2 1 720। कितना आएगा भाई, 720। ठीक है, आई होप इससे ज्यादा मैं आपको क्लियर कट एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सभी को समझ में आ जाना चाहिए। HCF LCM के जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं मुझे पता है आधा जनता को HCF LCM समझ में नहीं आता कि HCF LCM होता क्या है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? बट आज के बाद आपको चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए फटाफट, अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं। अब हम आएंगे, अब हम ये समझ में आ गया कि यार ये ऑपरेशन क्या होता है। नाउ विल कम फॉर वर्ड प्रॉब्लम, नॉट अंडरस्टूड। अब इसमें नॉट अंडरस्टूड के वाली क्या बात है भाई, क्या समझ में नहीं आया तुम्हें? अनम्यूट हो भाई, हर स्टेप में पूछ रहा हूँ, समझ में आया नहीं आया तो नॉट अंडरस्टूड क्या हो गया भाई? सोहेल जल्दी बताइए, अनम्यूट कीजिए और सर पूछिए। हाँ जी, LCM नहीं समझा सर। क्या नहीं समझा इसमें LCM में? सर कैसे निकालें? अरे अभी तो बोला यार, इन दोनों में मैक्सिमम पावर ले लो, a रेज़ टू द पावर 1 a रेज़ टू द पावर 3 में मैक्सिमम पावर 3 है, b रेज़ टू द पावर 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं, मतलब b का पावर 0 है तो b रेज़ टू द पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पे ca का पावर 4 है और यहाँ पे भी c का पावर 4 है, दोनों का पावर सेम है तो सेम ही आ जाएगा। यहाँ पे e का पावर 0 है, यहाँ पे e का पावर 5 है, मैक्सिमम पावर ले लिया, बस बात खत्म। इसमें क्या नहीं समझना है, पहले तो आप अपने आप को फिक्स करो कि आपको समझ में आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अपने माइंड को उस तरीके से मोल्ड करो। ठीक है ना, आपके दिमाग में मुझे नहीं समझ में आता है, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आप अपने दिमाग में क्या बैठा लियो, मुझे नहीं समझ में आएगा, एंड व्हेन यू आर इन दिस स्टेट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने अपने माइंड को कन्विंस करो कि मुझे समझ में आ रहा है। यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर पर्पसफुली थिंकिंग दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसमें इतनी सिंपल सी चीज है कि इसमें क्या समझ में नहीं आने वाली क्या बात है। ए का पावर 1 है, ए का पावर 3 है, मैंने बोला मैक्सिमम पावर लीजिए, हाईएस्ट लिखा हुआ है उसका लोएस्ट लीजिए, लोएस्ट लिखा हुआ है उसका हाईएस्ट लीजिए। ठीक है, यहाँ पे LCM है, L मतलब लोएस्ट, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप लोग बोलोगे सर आप तो रटा रहे हो, तो बेटा रटा नहीं रहे, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं बोलूं कि a रेज़ टू द पावर 1 है और a रेज़ टू द पावर 3 है, मैंने बोला इसका LCM लो। अब LCM का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है, अगर आप बोलोगे कि सर लीस्ट है तो मैं a ले लूं, बेटा a ले लोगे तो क्या उसमें a रेज़ टू द पावर 3 आएगा? क्या a रेज़ टू द पावर 3 आ पाएगा a में? नहीं, मल्टीपल आएगा नहीं। अगर लेकिन आप a रेज़ टू द पावर 3 लोगे तो ऑब्वियस सी बात है इसमें a के मल्टीपल्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे भाई, a के मल्टीपल्स। a को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि a रेज़ टू द पावर 3 आ जाएगा? a रेज़ टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ए, जो दोनों की जो पावर है, ठीक है, ए का पावर 1 और ए का पावर 3, जो मैक्सिमम पावर है हम वो लेते हैं।
मैक्सिमम पावर किसके लिए लेते हैं? एलसीएम में लेते हैं। अगर मैं यही एचसीएफ की बात करूंगा तो आप बोलोगे सर कॉमन वाला कौन सा? ये तो सबको समझ में आ जाता है कि ए और ये आ जाएगा ए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट भी है? ऑब्वियस सी बात है ए। आप बोलोगे ए रेज़ टू दी पावर 3 नहीं, ए रेज़ टू दी पावर 3 इसमें थोड़ी है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अपने आप को पॉजिटिव बना के रखो। इसमें नहीं समझ में आया क्या है? इसमें मैंने बताया कि भाई जो मैक्सिमम पावर है वो कंसीडर करनी है, दैट्स इट। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। और रिप्लाई लेट नहीं आना चाहिए, रिप्लाई शुड बी वेरी फास्ट। ठीक है, और हर स्टेप पे रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स की। किसकी बात करने वाले हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या सीखेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये समझ में आ गया? उसके बाद अपन फॉर्मूलेस की बात करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो अपन पहले ये सीखेंगे कि फंडामेंटल तरीके से किस तरीके से काउंटिंग करेंगे। तो इसमें दो चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है एंड, पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे रोटेट होता है। और एक होता है और। एक होता है एंड और दूसरा होता है और। कितने लोगों को पता है एंड और का मतलब क्या है? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड और? बोलोगे सर अरे हमारी अंग्रेजी तो बड़ी अच्छी है, हमें नहीं पता क्या सर एंड और क्या होता है। आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसमें बताइएगा मेरे को। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड में किया होगा। ठीक है, आपके पास 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, कितने कार्ड्स हैं? 52 कार्ड्स हैं। उन 52 कार्ड्स में से एक कार्ड आप निकाल रहे हो। यू आर ड्रॉइंग वन कार्ड। माई क्वेश्चन इज, दो क्वेश्चन है मेरे पास। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, find the probability, find the probability that the drawn card is, that the drawn card is red, ठीक है, and king, and find the probability that the drawn card is red और king। जिनको कार्ड नहीं आता ना और सवाल नहीं पूछेंगे। ठीक है, जिनको ये नहीं पता कि कार्ड के क्या कॉम्बिनेशन है, वो सवाल नहीं पूछेंगे सर कार्ड क्या बता दो, हमें कार्ड ही नहीं पता। ठीक है, आप चुपचाप बैठेंगे, फिर आंसर बताइए फटाफट कि सर हमें कार्ड ही नहीं याद है। भाई क्यों नहीं याद है कार्ड? जल्दी से बताइए फटाफट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ ड्रॉन कार्ड इज रेड और एंड किंग एंड रेड और किंग। कितने लोगों को कार्ड के बारे में नहीं पता, एक बार मुझे बताइएगा फटाफट। हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो व्हाट इज कार्ड में कितने कलर ब्लैक होते हैं, कितने रेड होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है? ऐसे कितने महान लोग हैं? हाउ मेनी महान्स आर देयर इन आवर क्लास डोंट नो? हाउ मेनी महान्स आर देयर जिनको कार्ड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है? बताइए जी। एक ही आपको इसमें जवाब देना है, एक ही मैसेज में दोनों आंसर आना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड, लाइक दिस।
आंसर दीजिए फटाफट। आंसर आया? Find the probability that the card drawn is red or king. Have you got the answer? देखिए अब भाई देखो, जितने लोगों को नहीं पता ना मैं बता देता हूँ, बट क्या है कि आप लोग को ये सब चीजें अब आ जानी चाहिए, ठीक है। देख लीजिए, जितने लोगों को नहीं पता, मुझे पता है कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। देखो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। 26 ब्लैक होता है एंड 26 रेड होते हैं। इसको फिर फर्दर 13 कार्ड और 13 कार्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फर्दर यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इन 13 कार्ड एंड 13 कार्ड, ठीक है। अब ये 13 कार्ड में आपको पता है क्या क्या होता है। ब्लैक में आपको पता है स्पेड और क्लब होता है। क्या होता है? स्पेड एंड क्लब। लिख लेना भाई, कहीं पे भी आएगा क्वेश्चन फिर। स्पेड एंड क्लब। और यहाँ पे होता है डायमंड एंड हार्ट। डायमंड होता है DIAMOND, ठीक है ना, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना। एंड हार्ट, ठीक है। अब इसमें आपको क्वेश्चन बस इतना। और 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं? ये एस होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 7 8 9 10 J Q K। फेस कार्ड आपको ए काउंट नहीं करते, एस को JQ के फेस कार्ड होता है। ये सब इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया, इसकी जरूरत नहीं वैसे। एंड और समझा रहा हूँ वो समझिए। आपको बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज रेड एंड किंग। ये एंड का मतलब समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया है। ऐसा जो कार्ड है, ये जो कार्ड जो निकाला आपने, समझो ये वाला कार्ड निकाला, ये क्या होना चाहिए? रेड एंड किंग होना चाहिए। रेड एंड किंग, समझिएगा। इसका मतलब क्या है? ये कार्ड में रेड भी होना चाहिए एंड मतलब एट द सेम टाइम इट शुड बी किंग। तो ऐसे कितने कार्ड हैं जो रेड भी हैं और किंग भी हैं? भाई देखो, जो ब्लैक वाले जो कार्ड्स होंगे, जो ब्लैक वाले कार्ड्स होंगे वो तो ब्लैक होंगे, रेड तो होंगे नहीं। तो ये 26 जो रेड कार्ड है उसमें से आपको पता है कि यहाँ पे 2 किंग आएंगे। कितने किंग आएंगे? 2, बिकॉज इसमें भी JQK में एक किंग यहाँ से आएगा, एक किंग यहाँ से आएगा, तो 2 किंग इसके आएंगे। और ये जो 2 कार्ड है, जो 2 किंग होगा वो सेम टाइम पे रेड भी होगा। दैट मीन्स ऐसे कितने कार्ड्स होंगे जो रेड भी है एंड किंग भी है? सिर्फ और सिर्फ 2 कार्ड। सिर्फ और सिर्फ कितने? 2 कार्ड। इसका मतलब एंड मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा। एंड मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों जो कंडीशन लग रही है ना, एंड ये जो किंग रेड की और किंग की, इसका मतलब क्या है कि अगर सिर्फ रेड हो तो काम नहीं चलेगा, सिर्फ किंग हो तो भी काम नहीं चलेगा। रेड और किंग सेम हो, रेड और किंग की जो कंडीशन है एक साथ लगनी चाहिए तो काम चल जाएगा। तो ऐसे सिर्फ 2 कार्ड हैं जो रेड भी है और किंग भी है, ठीक है। तो अब इसमें अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो 2 अपॉन आ जाएगा 52, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया था, 1/26, एकदम सही। अब मैं अगर आगे बात करूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और किंग। अब देखिए सेकेंड के सवालों में मेरा काम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पढ़ाना नहीं है, मेरा काम आपको ये समझाना है कि एंड और का क्या मतलब होता है। एंड और मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। नहीं तो ये ऐसा चैप्टर है कि आपको घुमाता रहेगा और आप घूमते रहोगे। ये बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए बढ़िया से पढ़ना है इसको। देखिए रेड और किंग, रेड और किंग में क्या है बेटा
कि रेड और किंग, ये जो कार्ड मैंने निकाला, ये कार्ड आपका या तो रेड हो जाए, और मतलब क्या होता है, या रेड हो जाए तो भी चल जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, और किंग, अगर किंग भी होता है ना तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो रेड कार्ड कितने होते हैं आपको पता है, 26। अच्छा, किंग कितने होते हैं आपको पता है, 4। लेकिन आपको पता है 4 किंग में तो 2, 26 में से तो 2 किंग आ गए ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 किंग ही लेने हैं, बिकॉज अदरवाइज यहाँ ले लेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। इस 26 में से 2 किंग तो ऑलरेडी पकड़ा हुआ है हमने, तो ये दो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कार्ड्स हो जाएंगे आपके पास 28 एंड अपॉन 52। ये बात समझ में आ रही है, ये हो जाएगा 4 7 एंड ये 4 13, मतलब 7/13। फिलहाल मेरा इससे मतलब नहीं है आंसर क्या आ रहा है, मेरे को यहाँ पे एक्सप्लेन ये करना है कि बेटा ये जो कार्ड आया ना, और का मतलब क्या हो गया, अगर रेड मिलता है तो भी हमारा काम हो जाएगा, अगर हमारा किंग मिलता है तो भी काम हो जाएगा। इसका मतलब होता है और ऑपरेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, और ऑपरेशन हो रहता है। तो जिसका इसका मतलब ये जो भी 1/26 और 7/13 जो बोल रहे थे, एकदम सही बोल रहे थे, एकदम सही जवाब है। आपको एंड और समझ में आया क्या होता है एंड और का मतलब, एंड मतलब जो दोनों कंडीशन है एक साथ लगनी चाहिए, और मतलब कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है देन हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए फटाफट, ठीक है, फटाफट अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए। मैं एक एग्जांपल और दूंगा आपको ताकि चीजें आपको और क्लियर हो, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं ताकि चीजें और में सम करेंगे, हाँ जी सम करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, मैं आपको एक चीज और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। इसमें यह है कि मान लेते हैं कि आप और आपका जो फ्रेंड है, जैसे आप हो यहाँ पे, ठीक है, और आपका यहाँ पे कोई दोस्त है, ठीक है, यहाँ पे कोई आपका दोस्त है, ठीक है, दोनों ने प्लान किया कि यार मुझे मूवी देखने जानी है। क्या देखने जाना है, मूवी देखने जाना है, ठीक है ना। आपने अपने पापा से पूछा, पापा मैं मूवी देखने जाऊं, पापा ने बोला बता बेटा तेरे पिछले टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे, आपने बोला कि पापा 20 नंबर का एग्जाम हुआ था, मेरे 20 में 20 आए थे। पापा खुश, बोले जा बेटा जा, कितने रुपए का टिकट आ रहा है, 300 रुपए का, तो 500 रुपए ले, 20 रुपए के बर्गर वगैरह खा के आ जाए। ये चला गया, ठीक है। इसने पूछा पापा जाऊं मूवी देखने, बोला इधर आ, इधर आ, कितने मार्क्स आए थे, 0, बोला 0 आए थे, ठीक है, तू नहीं जाएगा, तो बैठ के पढ़ाई कर, ठीक है। अब आ रहे हैं मार्क्स 0, तुम्हें देखना है मूवी। अब क्या हुआ, दोनों ने प्लान किया था कि मैं मूवी देखने जाना है, ठीक है ना। अभी इसमें एंड और की कंडीशन समझते हैं। अभी देखिए, मूवी देखने का काम अगर मैं बोलूं कि मूवी देखने का काम अगर कंप्लीट करना है, इसका मतलब 2 स्टेटमेंट हो सकता है कि अगर ये दोनों जाएं तो भी मूवी देखने का काम कंप्लीट हो सकता है, ठीक है ना। अगर ये सिर्फ और सिर्फ अकेला जाए तो भी देखने का काम कंप्लीट हो सकता है, ठीक है ना। मैंने स्टेटमेंट बोला, मैंने स्टेटमेंट बोला कि भाई ए और ये जो पर्सन है ए और ये पर्सन है बी, ठीक है, ये पर्सन है ए और ये पर्सन है बी, ठीक है। इन दोनों ने प्लान बनाया था मूवी देखने का, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि भाई आपका इवेंट है मूवी देखना, आपका इवेंट क्या है, मूवी देखना, तो अगर ए चला गया तो भी मूवी देख लेगा, अगर बी चला गया तो भी मूवी देख लेगा, अगर ए और बी दोनों चले गए तो भी मूवी देख लेगा। मतलब ए जो मूवी देखने का जो इंसिडेंट है, इसको हम और से रिलेट कर सकते हैं, इसको हम किससे रिलेट कर सकते हैं, और से रिलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, मतलब इन दोनों ने मूवी देखने का प्लान बनाया, बट ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उन्होंने ऐसा प्रॉमिस नहीं किया अगर तू नहीं आएगा तो मैं मूवी देखने नहीं जाऊंगा। ये बात समझ में आ रही है, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको तो देखना ही है। मतलब अगर ऐसा कंडीशन आता है तो ये और की कंडीशन जनरेट होती है, ये किसी कंडीशन जनरेट होती है और की। अब समझो कि दोनों दोनों एकदम दोनों की जो जोड़ी है ना, जय बीरू वाली जोड़ी है, उसने बोला देख अगर तेरे पापा ने मना किया ना तो मैं भी नहीं जाऊंगा, और अगर मेरे पापा ने मना किया तो तू भी मत जाना। अब ये जो मूवी देखने का जो इंसिडेंट होगा ना, रिलेटेड
एंड। कहने का मतलब ये मूवी देखने का इंसिडेंट कब कंप्लीट होगा, जब ए भी जाएगा और बी भी जाएगा। इसका मतलब अगर ए गया और बी नहीं गया तो भी मूवी देखने का काम नहीं होगा। अगर ए नहीं गया और बी, मतलब नहीं गया कहने का मतलब ए के पिताजी राजी हो गए, बी के नहीं हुए, इसमें ए के नहीं हुए और बी के हो गए, तो भी मूवी देखने का काम नहीं होगा। दोनों के पिताजी राजी होंगे तो ही मूवी देखने का काम होगा। तो इसको बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे एंड। ठीक है, आपको सरप्राइज हो रहा होगा सर इतनी छोटी सी बात को इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं, है ना, लग रहा होगा ना बहुत सारे लोगों को। तो जब क्वेश्चन आएगा तो आपको मेरी बातें याद आएंगी कि हाँ भाई एग्जाम्पल जो है जो सर दे रहे हैं, सर जब दोनों नहीं जाएंगे तो इनकम्प्लीट इवेंट होगा। हाँ जी, जब दोनों नहीं जाएंगे तो इनकम्प्लीट होगा, बट हमारा मूवी देखने का काम जो है नहीं हो पाएगा, वो इनकम्प्लीट रहेगा। ठीक है ना। हाँ, मैं बोल रहा था कि ये सब जो सारी बातें हैं ना, आपको तब आप रिलेट करोगे जब आप क्वेश्चन करोगे। ठीक है ना, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा कि कहाँ मल्टीप्लाई करें और कहाँ ऐड करें। अब मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। ठीक है ना, जहां पे भी और होगा वहां पे होगा एडिशन, जहां पे भी एंड होगा वहां होगा मल्टीप्लिकेशन। अभी मैंने क्वेश्चन शुरू किया नहीं है, बट उसके पहले आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल से आपको और समझाता हूँ, तीसरी बार और एंड समझाता हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं अपने पास ये बल्ब है। ठीक है, ये अपने पास बल्ब है और यहाँ पे आपके पास दो की है। एक समझो एक की ये है, एक ये वाली की है और एक दूसरी की ये है। की को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो ना, समझो ये है आपके पास की 1 और ये की 2 और ये बल्ब है, और यहां से मैंने इलेक्ट्रिसिटी दे दिया इसको, बैटरी से इसको इलेक्ट्रिसिटी दे दी। अब ये बल्ब कब कब चलेगा, अब ये बल्ब कब कब चलेगा, यहाँ से Q1 लिखता हूँ, यहाँ पे Q2 लिखता हूँ, यहाँ पे बल्ब लिखता हूँ। ये बल्ब जलने के लिए, अब बताना इस टेबल को देख करके, अगर मान लेते हैं K1 ऑन हुआ और K2 ऑफ हुआ तो ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। अगर ये ऑफ हुआ और अगर ये ऑन हुआ तो ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। अगर दोनों ऑफ हुए, अगर दोनों ऑफ हुए तो ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। अगर दोनों ऑन हुए तो ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, जलेगा। बताना ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये थोड़ा बताइएगा किसका एग्जाम्पल है। ये एंड का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है ये, एंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे इसको एंड गेट बोलते हैं। ठीक है ना, आगे जाके पढ़ोगे आप, फिजिक्स में ही पढ़ोगे, इनफैक्ट आई थिंक 12th में ही है। एंड गेट, नॉर गेट, और गेट, लॉजिक गेट्स में पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल हमें उन सब चीजों से मतलब नहीं है। फिलहाल मुझे ये समझाना है कि एंड ऑपरेशन क्या होता है और ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, सीएस में है, अच्छा है क्या, ओके फिर तो बढ़िया है। एक्सॉर, एक्सनॉर, बहुत सारे गेट्स होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं समझाता हूँ आपको और ऑपरेशन एक बार। ठीक है, अगर मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ मतलब सर्टेनली क्या है, इंपॉर्टेंट है ये सब सारी की सारी चीजें। ठीक है, अगर समझो यहाँ पे एक की है, दूसरा की यहाँ पे है, पैरेलल में कनेक्टेड है, और मैंने एक बल्ब जला दिया, लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ से मैंने जो है इसको पावर दे दिया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ये पावर यहाँ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसको की 1 मान लूंगा और इसको की 2 मान लूंगा। दो की है अपने पास, यहाँ से की 1, की 2 और ये बल्ब। आप बताइए, सिर्फ देख के बताइए, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बताइए किसका एग्जाम्पल है। अगर मान लेते K1 ऑन हुआ और ये ऑफ हुआ तो क्या ये बल्ब जलेगा, बिल्कुल जल जाएगा। क्या ये ऑफ हुआ, क्या और ये ऑन हुआ तो क्या ये बल्ब जलेगा, बिल्कुल जल जाएगा। अगर दोनों ऑन हुए तो क्या ये बल्ब जलेगा, बिल्कुल जलेगा। अगर दोनों ऑफ हुए
तो क्या ये बल्ब जलेगा? बिल्कुल नहीं जलेगा। सिर्फ एक ही ऐसी कंडीशन है जिसमें बल्ब नहीं जलेगा। मतलब ये कौन से ऑपरेशन को शो कर रहा है? ये और ऑपरेशन को शो कर रहा है। कौन से ऑपरेशन को शो कर रहा है? ये और ऑपरेशन को शो कर रहा है। दैट मीन्स और ऑपरेशन में क्या होगा कि अगर कोई भी टास्क को कंप्लीट करना है, तो अगर कोई भी एक टास्क हो जाए, उससे हमारा काम चल जाए, तो पूरा का पूरा इंसिडेंट कंप्लीट है। यहाँ पे क्या है? टास्क बल्ब को जलाना है। या तो K1 ऑन हो जाए, यहाँ से अगर ये ऑन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास हो जाएगी, ग्लो कर देगा। या तो K2 ऑन हो जाए तो भी जल जाएगा। दोनों ऑन हो जाए तो अति उत्तम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस एक ही केस में होगा कि K1 भी ना हो और K2 भी ना हो, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, आई थिंक आई हैव गिवन यू सफिशिएंट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एंड ऑपरेशन एंड व्हाट इज और ऑपरेशन। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन की बात। यहाँ तक सभी को क्लियर है जी? फटाफट बताइए, क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं? फटाफट रिप्लाई दीजिए, क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं? ठीक है, ओके, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। हाउ मेनी 3-digit number? How many 3-digit number? How many 3-digit number? ठीक है, how many 3-digit number more than 600? More than 600 can be found how many 3-digit number more than 600 can be formed? ठीक है, by using the digits, by using the digits 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7। सोचिए थोड़ा कैसे होगा ये, बताइएगा, थोड़ा बताइएगा। सर रिपीटेशन अलाउड है? रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटेशन अलाउ कर सकते हो, ठीक है, कुछ बोला नहीं ना। रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, कुछ नहीं बोला मतलब रिपीटेशन अलाउड मानेंगे। ठीक है ना, अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन इज अलाउड। सर आपका वीडियो बंद है। पहले से ही बंद था क्या? हाँ सर। यस सर, पहले से ही बंद। यस सर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हाउ मेनी 3-digit नंबर मोर देन 600? ठीक है, अगर अभी जब डाउट पूछने के लिए रहेगा ना तो म्यूट करना, अनम्यूट करना, अभी म्यूट करके रखो। ठीक है, समझ में आ रही बात? जब डाउट रहेगा तो ही आप अपने आप को अनम्यूट करोगे और
सिर्फ डाउट पूछने के लिए या फिर जो भी उसके लिए आप जो है अपने आप को अनम्यूट करोगे, अदरवाइज कॉमन सी चीज पूछ रहा हूँ उसका रिप्लाई आप लोग चैट पे ही करोगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर मोर देन 600 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4 5 6 7, रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा 3 डिजिट नंबर बनाने 1 2 3, ठीक है ना। हम लोग पहले बेसिक तरीके से देख रहे हैं, क्या है मोर देन 600, 600 से ज्यादा। अब 600 से ज्यादा ये ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए ना, अगर समझो यहाँ पे नंबर 2 हो गया या 3 हो गया या 4 हो गया ये 5 हो गया, तो क्या ये नंबर 600 से ज्यादा हो सकता है? नहीं, 600 से ज्यादा चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस ये वाला जो होगा नंबर, इसके लिए कितने ऑप्शंस होंगे, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है बताइए। यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो यहाँ पे 6 हो सकता है या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है 7 हो सकता है। दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, क्या हो सकता है, या तो 6 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये वाला बॉक्स के लिए मतलब कितने तरीके हो गए, या तो ये बॉक्स दो तरीके से जो है, ये बॉक्स दो तरीके से यहाँ पे नंबर आ सकता है, या तो 6 आएगा नहीं तो 7 आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पे नंबर्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 में से या तो 6 यहाँ पे आया होगा या तो 7 आया होगा, ये बात तो श्योर है, कोई ना कोई एक आया होगा। तो 6 में से 7 से 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई सभी को। देखो यहाँ पे आएगा, लेकिन अभी उन्होंने क्या बोला है कि रिपीटेशन अलाउड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दो तरीके से चीजों को करेंगे, रिपीटेशन इज अलाउड एंड सेकेंड वन इज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। रेपिटेशन इज अलाउड एंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अभी हम देख रहे हैं कि रेपिटेशन अलाउड है, तो यहाँ जो नंबर आया होगा या तो 6 आया होगा 7 आया होगा, वो आगे भी यूज हो सकता है। तो अभी भी हमारे पास नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला भी कितने तरीके से भरा जा सकता है, 6 तरीके से भरा जा सकता है। और ये वाला भी कितने तरीके से भरा जा सकता है, 6 तरीके से भरा जा सकता है। टोटल की मैं बात करूं, अब देखो आपको समझ में आएगा बेटा, टोटल की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 इंटू 6। क्यों, अब आपको एंड और समझ में आएगा, मैं आपको पूरा एक डिटेल भी बताऊंगा। अभी आप देखिए, अब आप बोलोगे सर आप इसमें 2 + 6 + 6 क्यों नहीं लिख रहे हो, आपने मल्टीप्लाई क्यों लगाया इनके बीच में। तो इसका आंसर अभी बता देता हूँ, 6 6 कितना हो जाएगा 36 इंटू 2 कितना है 72, तो ये 72 आंसर होगा। अब आपका पहला क्वेश्चन ये होगा, सर आपने इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन क्यों लगाया, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये आपका पहला बॉक्स है, ठीक है ना। ये वाले बॉक्स को दो तरीके से भर सकते हो। क्या आपने इस बॉक्स को भर दिया तो क्या पूरा का पूरा 3 डिजिट नंबर बना, नहीं बना। आपका टास्क क्या है, आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। क्या आपने सिर्फ इस बॉक्स को भर दिया तो 3 डिजिट नंबर बना, नहीं बना। क्या आपने इस बॉक्स को भर दिया तो क्या 3 डिजिट नंबर बना, नहीं बना। क्या आपने इस बॉक्स को भर दिया तो क्या 3 डिजिट नंबर बना, नहीं बना। क्या आपने सिर्फ इन दोनों बॉक्स को भरा तो 3 डिजिट नंबर बना, नहीं। क्या आपने इन दोनों को भरा दूसरे तीसरे को तो क्या भरा, नहीं। किसी भी दो को भी लेके भर रहे हैं तो नहीं बन रहा है। मतलब जब तीनों को एक साथ जब अपन फिल कर देंगे तो ही हमारा जो है 3 डिजिट नंबर बनेगा। दैट मीन्स तीनों नंबर एक साथ भर, मतलब तीनों नंबर का जो भरने का जो टास्क है जब कंप्लीट होगा तो ही आपका 3 डिजिट नंबर बन पाएगा। इसका मतलब ये कैसा ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन है। और एंड ऑपरेशन है इसका मतलब ये होगा इनके बीच में होगा मल्टीप्लिकेशन, और आंसर आएगा 72। आंसर कितना आएगा 72। ये बात समझ में आ गई सभी को, एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए फटाफट, एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए। बहुत सारे लोगों ने तो पहले ही जवाब दे दिया है, बहुत सारे लोगों ने पहले ही जवाब दे दिया है। अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए। 2 कैसे आया,
बेटा तुम्हें यहाँ पे नंबर क्या चाहिए, ग्रेटर देन 600 चाहिए। तो यहाँ पे अगर तुम गलती से रख दोगे, यहाँ पे समझो तुमने ऐसा नंबर रख दिया, यहाँ पे नंबर रख दिया 2 रख दिया, तो 2 के बाद कुछ भी रखो, यहाँ पे 3 5, यहाँ पे 2 के बाद तुम कितने भी बड़े नंबर रखो, ये कभी भी 600 से बड़ा होगा ही नहीं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसके लिए दो ऑप्शन 6 एंड 7, ये दो तरीके से भरा जा सकता है। ये बात समझ में आ गई? सर 6 कैसे आया? यार तुम लोग सो रहे होते क्या, ये पहले मुझे ये बताओ। You people are sleeping when I was explaining. See, ये मैंने बोला ये दो तरीके से भरा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो हुआ, अब यहाँ पे मैंने पहला बोला है रिपीटेशन इज अलाउड, जो नंबर यहाँ पे आएगा वो नंबर यहाँ पे भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या क्या नंबर आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है आपके पास, जो यहाँ पे आ गया मान लेते कुछ भी आया होगा, तो यहाँ पे क्या आया होगा, यहाँ पे इन्हीं में से तो आया होगा। तो ये 2 3 4 5 6 7 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 6 है। अब अगर आपको समझना है ना, देखो ध्यान से देखो, तुम लोग ना एकदम कॉन्सेंट्रेट करके नहीं कर रहे हो। रितेश वैसे 2 इंटू 6 में 2 कैसे आया, हे भगवान। अरे बेटा ये जो पहला जो बॉक्स है इसमें ये कितने तरीके से भरा जा सकता है, दो तरीके से भरा जा सकता है। ये कितने तरीके से भरा जाएगा, क्यों, सिर्फ ये 6 और 7 ही यहाँ पे होगा। तो कितने नंबर हैं, दो नंबर हैं। अब ये वाला बॉक्स, अभी भाई 6 और 7, बिकॉज यहाँ पे आते हो 6 मोर देन 600 चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, क्वेश्चन पढ़िए, क्या है, मोर देन 600, क्या है बेटा, मोर देन 600। तो 600 के लिए आप बताओ, यहाँ पे बाकी नंबर रख दोगे तो क्या मोर देन 600 आएगा? तो बेटा तुम दिमाग को ना एक्टिव रख के करो काम। ये मोर देन 600 बोला, अगर ये कंडीशन नहीं होती, अगर ये कंडीशन नहीं होती तो ये वाला भी 6 ऑप्शन होता और इसका आंसर होता 6 इंटू 6 इंटू 6 और ये आंसर आ जाता 216। लेकिन इन्होंने कंडीशन यहाँ पे डाल दी कि मोर देन 600, क्या आ गया, मोर देन 600। सर प्लीज हाइलाइटर का इस्तेमाल करिए, वो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं। हाँ तो छोटे छोटे डॉट्स आप थोड़ा सा बड़ा कर लो ना यार, हाइलाइटर्स का इस्तेमाल अभी क्या करूँ मैं बताओ, आप अपने उसको बड़ा कर लो स्क्रीन को। ये बात समझ में आ रही है? अरे ये तो ऑप्शन होता है, आप अपनी तरफ से स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आपके पास देखो साइमल्टेनियसली मैं भी देखता हूँ, मैंने अपने स्क्रीन को बड़ा कर रखा है, ठीक है ना। सिंपल है, जब आपके पास ऑप्शन है आप उसको बड़ा कर लीजिए, ठीक है, बड़ा कर लीजिए, वही बड़ा चीज दिखेगा आपको, ठीक है। बिकॉज मैं यहाँ पे ज्यादा बड़ा लिखूंगा तो या ज्यादा नहीं लिख पाऊंगा। बात समझ में आ गई? अगर आप फिर भी, कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी डाउट आ रहा होगा, सर ये 72 जो नंबर आए अभी हमें नहीं समझ में आया फिर भी, तो अभी एक ही तरीका है कि मैं सारे के सारे 72 नंबर आपको बना के दिखाऊं, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आए, ठीक है। देखिए देखिए बताता हूं कैसे। ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपको कहीं भी बुक में इस तरीके से इतना लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, मतलब लंबा मतलब कि आंसर तो इतना ही है, बट देखिए किस तरीके से आया होगा। एक्चुअल अगर सेंस में समझना चाहते हैं तो देखिए कैसा आया होगा, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है। देखिए 72 है तो अपन देखते हैं 72 नंबर कैसे आया होगा एक्चुअली में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो ये तो या तो यहाँ पे 6 होगा या फिर यहाँ पे 7 होगा, अलग अलग ऑप्शन लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। और जिसको नहीं समझ में आएगा ना तुरंत पूछ लेना, और जो सो रहा होगा उसको एंड में जो पूछेगा उसको मैं नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। बिकॉज ये बहुत इजी होता है बोलना सर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो एकदम एक्टिव रहो, एक्टिव रहोगे सब चीज समझ में आएगा। अपन अभी 72 नंबर्स देखने वाले हैं, बिकॉज ये पहला क्वेश्चन है, तो अपन एक क्वेश्चन के लिए तो टाइम इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद कभी नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है। पहली और आखिरी बार इस तरीके से समझा रहा हूँ कि 72 नंबर कैसे आएंगे, ठीक है।
ये समझ में आ रही बात सभी को? कितने लोग इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि 72 नंबर कैसे आएंगे? कितने लोग हैं थोड़ा बताइए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, देखो दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक होता है सर आंसर आ गया ना, अब आगे बढ़ो सर। एक 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 किस तरीके का स्टूडेंट होता है, सर आंसर आया ना सर, इसमें क्या आया सर 6 दिखा ना सर, ये 6 दिखा ना सर, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया सर, बढ़ो आगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जैसे आप लोग डिमांड करोगे, टीचर भी वैसा ही मोल्ड हो जाता है कि स्टूडेंट को इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा, फालतू में टीचर क्यों मेहनत करेगा। ठीक है, तो ये बहुत हद तक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, स्टूडेंट के रिप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर, देखो टीचर के पास एक्चुअली पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें पढ़ाना चाहता है, बट आप ये समझिए कि टीचर इज नॉट अ रोबोट कि इसको ऑन किया और वो शुरू हो गया। टीचर क्या है कि आप जैसा रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है, यही चीज हो सकता है मैं दूसरे बैच में हो सकता है या तो और बहुत अच्छे से पढ़ाऊं या तो हो सकता है बहुत खराब ढंग से ही पढ़ाऊं। ठीक है, डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, ये चीज हो सकती है। इसलिए आप जितना बढ़िया रिस्पॉन्स देंगे तो जो है आपको उतना ही अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सभी को? अब देखिए हम अब थोड़ा सा देखते हैं कि 72 कैसे आया होगा। अगर यहाँ पे 6 रहा होगा, ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा। अगर यहाँ पे 6 रहा होगा तो इस वाले ब्लॉक में सर कोई और छोटा क्वेश्चन लेके सारे बनाते हैं 72 के बहुत टाइम लगेगा? नहीं लगेगा ना। लॉजिकली आपको समझा देता हूँ ना, लॉजिकली बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, लॉजिकल थिंकिंग से आपको डिड्यूस कर देता हूँ। ठीक है, देखिए 72 ऐसे बनाएंगे, 72 बनाने वाले नहीं, लॉजिकली समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे 6 रहा होगा तो मैंने बोला ये 6 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 6 ऑप्शन। देखिए तो 6 ऑप्शंस कौन कौन से हैं आपके पास जो नंबर्स हैं, देखिए क्या है। लॉजिकल ऑप्शन से करेंगे एकदम समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 और 7 है, तो यहाँ पे 2 आ सकता है। क्या आ सकता है? 2 आ सकता है। यहाँ पे आपके पास 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 7 आ सकता है। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब कि आपके पास नंबर देखो कैसे बनेंगे। आपके पास नंबर कैसे बनेंगे, दिमाग को एकदम ओपन रखना। 72 बनाऊंगा नहीं, लेकिन आपको दिखेगा कि 72 नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, एकदम एक्टिव मोड में रखो अपने दिमाग को। दो ऑप्शंस में ले रहे, पहला मैंने मान लिया कि 6 होगा, दूसरा मैंने मान लिया 7 होगा। अब यहाँ पे पहला नंबर अगर 6 होगा, ठीक है ना, जैसे हम डाइस में जो 36 बनाते थे ना, वैसे ही बनाने वाले हैं। अब देखिए पहला नंबर अगर इस तरीके से होगा, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर पहला नंबर यहाँ पे 6 फिक्स है, दूसरा नंबर हो सकता है 2 आए, अब मैं 2 को फिक्स करूंगा। अब ये तीसरा वाला जो नंबर होगा, इसमें क्या क्या आ सकता है, या इसमें भी आपका 2 आ सकता है, इसमें भी आपका 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है। मतलब नंबर क्या बन रहे होंगे, नंबर आपके पास बन रहे होंगे कि 6 फिक्स है। तो देखिए नंबर कैसे बनेंगे, यहीं पे देख लीजिए 6 फिक्स है, ठीक है ना। तो अब मैं 2 को फिक्स कर देता हूँ, तो ये नंबर ऐसे बनेगा। अब ये नंबर ऐसे बनेगा, थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा आपको। ये नंबर ऐसे बनेगा, 6 और 2 फिक्स हो गया, 6 तो फिक्स है ही, 6 2, 2 के साथ क्या आएगा, 2 आ सकता है एक नंबर, 2 के साथ फिर क्या आएगा, 3 आ सकता है, फिर 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है। नंबर काउंट कीजिए, 6 2 2 1, 6 2 3 2, 6 2 4, 6 2 5, 6 2 6 एंड 6 2 7। कितने नंबर बने? 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर बने? 6। बात समझ में आ गई? समझिएगा कितने नंबर बने? 6। अरे बोलो, अभी 2 की जगह पे ये अंडरस्टूड करके रिप्लाई करो फटाफट। ये अंडरस्टूड करके रिप्लाई करो फटाफट। इतना डिटेल में आपको किसी बुक में भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। जल्दी से अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, फास्ट, जल्दी से अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए। ये नंबर कौन कौन से बन जाएंगे अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो? 6 2 2 ऐसे बनेगा नंबर, इस तरीके से 6 2 2, फिर बनेगा आपके पास 6 2 3। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ये नंबर सेम ही रखा है मैंने, 6 2 2, 6 2 3, 6 2 4, 6 2 5। इज इट क्लियर? इस तरीके से। अच्छा ये बन गए 6। अच्छा अगर इस 2 की जगह पे, अब ये तो चेंज होते रहेगा, ये तो 6 आएगा। अब इस 2 की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूं,
तो अब क्या नंबर बनेगा, 6 3 2, 6 3 3, 6 3 4, 6 3 5, 6 3 6 एंड 6 3 7। तो इसके लिए भी कितने बन जाएंगे, 6। अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूं तो इसके लिए भी कितने बन जाएंगे, 6। अगर मैं इसके लिए 5 ले लूं तो इसके लिए भी कितने बन जाएंगे, 6। अगर मैं इसके लिए 6 ले लूं तो इसके लिए भी कितने बन जाएंगे, 6। और अगर मैं यहाँ पे 7 ले लूं तो इसके लिए भी कितने बन जाएंगे, 6। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे सर आप तो एडिशन कर रहे हो, आप एडिशन कर रहे हो, तो मैं देखो अभी आपको इतना क्लियर कॉन्सेप्ट आएगा इसका। देखिए ये नंबर जो बन रहा है 6 2 2 बना था, ये 6 नंबर बने थे तो एक कंप्लीट नंबर बन गया, आपका टास्क कंप्लीट हो गया। अब जब नेक्स्ट बना, देखो जैसे 6 2 2 था, एक नंबर बना, एक टास्क कंप्लीट हो गया। 6 2 3 था, एक नंबर बना, एक टास्क कंप्लीट हो गया। अब जब ये टास्क कंप्लीट हो गया, ये टास्क कंप्लीट हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्या आया, प्लस आया। ये बात समझ में आ रही है? एक्चुअली आप फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग की बात करोगे तो मल्टीप्लिकेशन होता ही नहीं है। देयर इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज बेसिकली अ रेपिटेटिव एडिशन। देखो अगर मैं 2 + 2 + 2, 2 को अगर मैं 3 बार ऐड करूंगा ना तो इसको मैं लिखूंगा 2 × 3। तो एक्चुअली में देखा जाए तो 2 × 3 एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है एडिशन। तो रिपीटेटिव एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। तो अगर एकदम बेसिक लेवल पे जाके बात करें तो सबसे फंडामेंटल होता है एडिशन। ये बात समझ में आ रही है? सबसे फंडामेंटल क्या होता है, एडिशन। सबट्रैक्शन भी कुछ नहीं होता है, एडिशन ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड सबट्रैक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? डिवीजन भी कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन को 1/, में लिखा तो डिवीजन होता है। तो सबसे फंडामेंटल क्या होता है, एडिशन। तो ये इससे कितने बने, 1 2 3 4 5 6, 36 बन गए। कितने नंबर बन जाएंगे, 36। विजुअलाइज कर पा रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? अगर कोई बोले कि 36 नंबर लिखो, लिखने के लिए बोले, कोई जिद पकड़ ले कि लिख दो सर, तो लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे? यस करके रिप्लाई करिए। ठीक है, लिखने में टाइम लगेगा, जरूरी है, लगेगा, ये बात सही है, लेकिन लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? लिख पाओगे। अच्छा, जैसे इसके लिए किया था 36, इसके लिए भी 36, तो 36 + 36 कितने बनेंगे भाई, 72 बनेंगे। आई होप अब आपको समझ में आया होगा एक्चुअली कि ये यहाँ पे जो 6 लिखते हैं, यहाँ पे जो 6 लिखते हैं और यहाँ पे जो 2 लिखते हैं। अब देखो आप बोलोगे ये जो नंबर बना 36 सर, और ये जो नंबर बना 36, इसमें आप ऐड कर रहे हो? हाँ जी ऐड कर रहे हैं, बिकॉज ये 36 पूरा एक कंप्लीट नंबर बन चुका है और यहाँ पे भी बन चुका है। टोटल नंबर्स की बात करेंगे, ये ऐड करेंगे बिकॉज प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। फटाफट मेरे को अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, जल्दी अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए। तो ये पहली और आखिरी बार है जब ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है ना। अगर इसके बाद कोई मुझसे पूछेगा कि कैसे आया तो मैं बोलूंगा ये वीडियो देखो, ठीक है। नहीं तो अभी जो डाउट है पूछो, जो भी डाउट है अभी पूछोगे। बात समझ में आ रही है ना सभी को, क्लियर है? समझ में आया बेसिकली क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई क्यों करते हैं यहाँ पे मल्टी। तो हम इतना ना लिखें तो डायरेक्टली हम क्या लिख देते हैं भैया, 2 × 6 × 6, सीधा क्या आता है, 72 आंसर। क्लियर है सभी को? कल की तरह नॉलेजेबल स्टोरी बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, ठीक है। वो तो आप लोगों ने डिमांड किया था इसीलिए मैंने बता दिया, है ना। नहीं तो आप लोग मुझे बोलते कि सर आपने स्टोरी आधी सुनाई थी और आपने पूरी स्टोरी नहीं सुनाई। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है यार, ठीक है, पढ़ा लूंगा कभी समय मिला तो फिर World War II करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए फटाफट से, ठीक है। जब पढ़ा के कभी मैं और आप सैचुरेट हो गए ना कभी, ठीक है, जैसे मैं भी पढ़ाते पढ़ाते सैचुरेट हो गया और आप भी पढ़ते पढ़ते सैचुरेट हो गए, ठीक है। जब दोनों का थॉट एक साथ मिल जाएगा, आप भी सैचुरेट हो गए मैं भी सैचुरेट हो गया, जब एंड की कंडीशन बनेगी, किसकी कंडीशन, और की नहीं, जब एंड की कंडीशन बनेगी तब अपन WW2 स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, एंड की कंडीशन बनने के लिए तुम समझ रहे हो दोनों का राजी होना जरूरी है, मेरा भी और आपका भी, और वो भी एक समय में। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन, लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिए। अब आपको हर जगह एंड और दिखेगा, ठीक है ना, छोटी छोटी बातों में भी तुम्हें अब एंड और देखना है, ठीक है ना, तो तुम्हें समझ में आएगा। लिखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट odd number, how many 3 digit odd number can be formed, how many 3 digit odd number can be formed using the digits, using the digits, using the digits 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, if repetition of digit is not allowed, if पहला repetition of digit is not allowed, not allowed, दूसरा repetition of digit is allowed। बताइए जी, दो चीजें हैं, सॉल्व करके बताइए। साहिल माने का सबसे पहले आंसर आया है, बाकी लोग रिप्लाई करो यार। आ गया आंसर, आंसर आया क्या सबका? देखो 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, फिर से तुम्हें वही आ गया 3 डिजिट वाला, लेकिन ऑड नंबर, ऑड नंबर के लिए ये जो आपका यूनिट प्लेस है ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए, नहीं तो 4 होना चाहिए, नहीं तो 6 होना चाहिए। इसके लिए कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन, या तो 2, या तो 2, नहीं तो 4 और नहीं तो 6। ठीक है, हाउ मेनी 3 कैन बी फॉर्म्ड इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अच्छी सर 135 होगा। अच्छा, ऑड बोला, ऑड बोला, ऑड बोला है, ओहो सॉरी सॉरी, ऑड बोला है ना, इवन नहीं बोला, ठीक है, तो ये चेंज कर दूंगा इसको इवन में, चलो ठीक है। देखो इधर, तो ये आपके पास ऑड मतलब क्या होगा? 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर आ सकते हैं, 1 3 और ये हो जाएगा 5। तो ये चूंकि ऑड होने के लिए क्या होना चाहिए? ऑड होने के लिए ये वाला जो यूनिट डिजिट है, ठीक है ना, ये आपका 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, और 2 से डिविजिबल कब नहीं होगा? जब ये ऑड होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन। बोला है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड,
तो ये वाला, इस वाले ब्लॉक में या तो 1 आया होगा, या तो 3 आया होगा, या तो 5 आया होगा, लेकिन ये बात श्योर है कि कोई ना कोई एक नंबर आया होगा, एक नंबर यहाँ पे यूज हो गया होगा। तो अब यहाँ के लिए कितने नंबर बचेंगे आपके पास? नंबर कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक यूज हो गया, तो अब बचे आपके पास 5। कितने बचे? 5। और 5 में से अभी इस ये भी यूज हो गया, 2 यूज हो गए, अब यहाँ पे बचेंगे 4। ये बात समझ में आ रही है बेटा? यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आया होगा, तो या तो 1 आया होगा, नहीं तो 3 आया होगा, नहीं तो 5 आया होगा। ठीक है, एक नंबर यूज हो गया, कितने में से? 6 में से। तो 6 में से एक नंबर यूज हो गया, तो यहाँ पे वो वाला नंबर यूज नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितने नंबर यूज होंगे? 5। अब यहाँ पे आपके पास ये भी, यहाँ पे भी कोई ना कोई नंबर यूज हो गया होगा। ठीक है ना? तो 6 में से आपके पास 2 नंबर यूज हो गए, तो कितने अनयूज नंबर बचे? 5। वो इस जगह पे आ सकते हैं। अब इस वाले मेथड में ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अभी ये जो मैंने लिखा ना, कंफ्यूजन कहाँ पे आता है? कंफ्यूजन आता है कि मैंने बोला यहाँ पे एक नंबर आएगा, अब तुम बोलोगे सर आपको पता है कौन सा आएगा? 135। मैं बोला इसमें तो मुझे भी नहीं पता कौन सा आएगा, लेकिन जब मैं पूरा बनाऊंगा ना, तो ये बात श्योर है कि इसमें एक नंबर आएगा, कोई ना कोई। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं बनाऊंगा तब मुझे पता चलेगा कि पूरा का पूरा, जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली क्या आया होगा। अगर यहाँ पे 1 आया होगा तो यहाँ पे क्या आया होगा, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आया होगा। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये निकाल रहा हूँ कि क्या टोटल पॉसिबल नंबर हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसीलिए यहाँ पे क्या आया होगा ये नहीं पता, बट ये श्योर है कि एक आया होगा, कोई ना कोई एक नंबर आया होगा। आप मुझे बोलो आपको पता है सर कौन सा आया होगा? मैं बोलूंगा अभी मुझे नहीं पता, जब मैं उसको पूरा ड्रॉ करूंगा तो पता चलेगा। लेकिन ये बात श्योर है कि यहाँ पे एक नंबर आया होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी एक नंबर आया होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 6 में से एक यूज हो गया, तो यहाँ पे बचा 5, और फिर एक यूज हो गया तो बचा 4। आंसर क्या होगा? 4 इंटू 5 इंटू 3। तो 4 दिए 20 दिए 60, 60। 60 इज द राइट आंसर। 60 क्या है? सही जवाब है। ठीक है जी। एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अगर अलाउड होगा तो क्या होगा? अगर अलाउड होगा तो भाई ये इस वाले के लिए 3 ऑप्शन, ये तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन जब आप यहाँ के लिए आओगे तो टोटल नंबर है आपके पास 6, 1 2 3 4 5 6। तो जो नंबर यहाँ पे आया हुआ वो नंबर यहाँ पे भी आया होगा, तो इसके लिए 6 ऑप्शन, और इसके लिए भी 6 ऑप्शन। मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 3। आंसर विल बी 108। आंसर विल बी 108। I hope guys this is clear. Yes, is it clear? ये बात समझ में आ गई सभी को? ये बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर है सभी को? चलिए 2 क्वेश्चन लिखिए। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, उसको मैं देता हूँ। लिखिएगा क्वेश्चन। हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से, ठीक है ना? इन हाउ मेनी वेज 5 लेटर्स, ठीक है? इन हाउ मेनी वेज 5 letters be posted in 4 letter boxes. बताइए। 5 लेटर हैं और 4 लेटर बॉक्स है।
ये आपके पास ये लेटर बॉक्स है, ऐसा होता है ना कुछ तो डालने वाला, ठीक है ना। ये आपके पास कैसे हैं, 4। बनाइए इसको, बनाइए फटाफट। बताइए क्या आंसर होगा। आपके पास 4 लेटर्स है, L1, L2, L3, L4, 5 है क्या, L5, ओके। बताइए क्या आंसर आएगा। साहिल माने का आंसर आ चुका है। ऑप्शंस लिख देता हूं, चलो। 4⁵5 बहुत एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये वाला क्वेश्चन। दूसरा 5⁴ 3 ही ऑप्शन देता हूं, और ये होगा नन, 3 ऑप्शन। क्या आंसर होगा। 3 ऑप्शन में ही सेलेक्ट करना है, मैंने डी हटा दिया। ए और बी कंफ्यूज कर रहा है, वो तभी तो दिया है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला ये कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूज करता है एग्जाम में। ठीक है, बताइए क्या आंसर आएगा। बी ए। What should be the answer? सर डी बोथ ए एंड बी ऑप्शन में ही नहीं है। दोनों आंसर कैसे हो सकता है, दोनों आंसर नहीं होगा। ठीक है, बी है पक्का। चलो ध्यान दो। 4⁵5 is the right answer. 4⁵5 is the winner. 4⁵5 विनर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए वो कैसे कंफ्यूजन हो रहा होगा, दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, उसका जवाब सुन लीजिए। देखिए क्या है। देखो सबसे पहली बात तो ये समझिए कि 2 चीजें समझना है, एक मूवेबल समझना है और एक इमूवेबल समझना है। एक मूवेबल समझना है और एक इमूवेबल समझना है। बेटा ये जो लेटर बॉक्स है ना, ये फिक्स है अपनी जगह पे, ये मूव नहीं कर रहे हैं, ये इमूवेबल है। क्या है ये, इमूवेबल है। बात समझ में आ रही है। ये जो लेटर बॉक्स है ये इमूवेबल है, और ये जो लेटर्स हैं ये मूवेबल है। ये लेटर्स क्या है, मूवेबल है, और ये लेटर बॉक्स है इमूवेबल। मतलब ये लेटर्स मूव करने वाले हैं, ना कि लेटर बॉक्स मूव करेगा। बात समझ में आ रही है, इज इट क्लियर। और आपको सिचुएशन कैसे समझना है कि ये जो लेटर्स है ये अलग अलग जो है, आप ऐसा नहीं है कि जो है ये मान लेते 5% कैरी कर रहा है, एक ही आदमी नहीं कैरी कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है, ये 5% कैरी कर रहे हैं। हाउ मेनी वेज 5 लीटर कैन बी पोस्टेड, ऐसा नहीं एक ही आदमी के पास 5 लीटर्स है। ये ध्यान से समझिए। इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, आप समझते हैं एक ही आदमी के पास 5 लेटर्स है। ठीक है, जैसे अथर्व पवार ने आई थिंक इंडिया बैच था, उसे पूछा था सर ऐसा भी तो हो सकता है इसमें एक ही लेटर डले, इसमें 2 लेटर डले, इसमें 3 लेटर डले। इसमें कंफ्यूजन थॉट प्रोसेस का है बेटा। अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हो ना तो लाइफ में कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन में
प्री एजम्पशन नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है कि जो लेटर जो पोस्टमैन है ना उसके पास, इसमें ये अंडरस्टूड होता है कि ये एक व्यक्ति के पास एक लेटर है। इस तरीके से तो लेटर जो पोस्ट कर रहा है वो एक व्यक्ति के पास एक लेटर है। ये प्री एजम्पशंस इस टाइप के क्वेश्चंस में होता है। अदरवाइज तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अभी देखो क्या होगा। अब हो सकता है जो पहला पर्सन इस लेटर को जो कैरी कर रहा हो उसने इसमें डाला होगा, हो सकता है इसने भी इसी में डाला होगा, हो सकता है इसने भी इसी में डाला होगा, और हो सकता है इसने भी इसी में डाला होगा, और हो सकता है इसने भी इसी में डाला होगा। तो क्या होगा, इसके लिए भी कितने ऑप्शंस हो जाएंगे, इसके लिए भी कितने ऑप्शंस हो जाएंगे बताओ, 4 ऑप्शंस हो जाएंगे कि 5 ऑप्शंस हो जाएंगे? इसके लिए कितने ऑप्शंस हो जाएंगे? पहले वाले लेटर्स के लिए, पहले वाले लेटर बॉक्स के लिए कितने ऑप्शंस हो जाएंगे? 5 ऑप्शंस हो जाएंगे कि 4 ऑप्शंस हो जाएंगे? ये पहले मुझे बताइए। पहले वाले लेटर बॉक्स के लिए, पहला वाला जो ये जो लेटर बॉक्स जो रिसीव करेगा, ठीक है ना 5 होंगे कि 4 होंगे? ये बताइए पहले मुझे। 5 होंगे कि 4 होंगे? अब देखो कंफ्यूजन शुरू हो रहा है। 5 होंगे कि 4 होंगे? पांच होंगे कि 4 होंगे? 5। देखो सुनो, ये जो लेटर है आप इसको यहां पोस्ट कर सकते हो, आप इसको यहां पोस्ट कर सकते हो, आप इसको यहां पोस्ट कर सकते हो, और आप इसको यहां पोस्ट कर सकते हो। ध्यान सुनना, इस लेटर को पोस्ट करना है, आप इसको यहां पोस्ट कर सकते हो, आप इसको यहां पोस्ट कर सकते हो, आप इसको यहां पोस्ट कर सकते हो, और आप इसको यहां पोस्ट कर सकते हो। पहले वाले लेटर के लिए कितने ऑप्शंस? 4 ऑप्शन। बताओ यहाँ कोई दिक्कत है? यहाँ कोई दिक्कत है? पहले वाले लेटर्स के लिए कितने ऑप्शन? 5 ऑप्शन नहीं, पहले वाले लेटर बॉक्स के, इस पहले वाले देखो हाउ मेनी वेज, 5 लेटर्स इसको पोस्ट करना है बेटा। आप लेटर बॉक्स को लेटर के पास नहीं ला रहे हो। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आप सोच रहे हो कि लेटर बॉक्स लेटर के पास जा रहा है, नहीं, जो लेटर है वो लेटर बॉक्स के पास जा रहा है। ये मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, जो लेटर्स है ना वो लेटर बॉक्स के पास जा रहा है। तो ये पहला जो लेटर होगा या तो इसके पास जा सकता है, या फिर इसके पास जा सकता है, या फिर इसके पास जा सकता है, या फिर इसके पास जा सकता है। इसके लिए हो जाएंगे 4 ऑप्शन। ऐसे ही दूसरे के लिए 4 ऑप्शन, ऐसे ही इसके लिए भी 4 ऑप्शन, ऐसे इसके लिए भी 4 ऑप्शन, और ऐसे इसके लिए भी 4 ऑप्शन। और ये प्रोसेस लेटर का तभी कंप्लीट होगा जब इनके बीच में एंड ऑपरेशन होगा। 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा 4:5। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी कंफ्यूजन आ जाए एग्जाम में, बिकॉज स्वाभाविक सी बात है कि कंफ्यूजन आता है, तो क्या करना, इमूवेबल रेज टू द पावर मूवेबल, ऐसे याद रखना, इमूवेबल रेज टू द पावर मूवेबल आंसर होता है। खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। इमूवेबल रेज टू द पावर मूवेबल, इमूवेबल क्या था, लेटर बॉक्स था, क्या हो गया 4, और मूवेबल कितने हैं, 5 लेटर्स मूव कर रहे हैं। 4:5 इज द आंसर। समझ में आया? और अभी भी किसी को डाउट है तो आराम से सोचना और आंसर आपको मिल जाएगा। समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को? चलिए जी, तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करेंगे, ठीक है? चलिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपन मिलेंगे अगले वीक में, ठीक है? आप लोगों से अगले वीक में रूबरू होंगे, ठीक है? बाय सर। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर। सर होमवर्क क्या है? पत्थर यार, अनम्यूट करो अब तुम्हें, अब मैं तुम्हें अनम्यूट करने का ऑप्शन ही नहीं दूंगा, बिकॉज तुमने जो है
रूल ब्रेक कर दिया है, यू हैव ब्रेक द रूल। अब जो भी डाउट्स है चैट में ही पूछोगे। अब तुम अनम्यूट करने के ऑप्शन से बाहर आ चुके हो। होमवर्क लिखिए, होमवर्क, गृह कार्य लिखे, होमवर्क। अथर्व क्या करता है रे तू? हरे कृष्णा सर, हाँ होमवर्क तो लिखो, हरे कृष्णा, वेरी गुड, हरे कृष्णा, राइट योर होमवर्क। होमवर्क ये है कि एनसीईआरटी में जाइए, ठीक है ना। आई थिंक मेरे हिसाब से आप पहला और दूसरा एक्सरसाइज, एग्जाम है हमारी सर, एग्जाम है, बढ़िया है, पढ़ाई करो, होमवर्क भी करो। कल कौन सा एग्जाम है? केबीबीजी का। कब एग्जाम है? कल। आधे लोग भाग गए होंगे तो वो सोच रहे होंगे भाग जाने, नहीं अभी भागे नहीं है। इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स एक ही दिन में तीनों है? पहले ये बता, एक ही दिन में तीनों है? फिर सुशील लिख रहा है इंग्लिश ओनली। नो सर, पैटर्न। अच्छा पैटर्न, मुझे लगा एक ही दिन में तीनों, तो यार तुम्हारा मर्डर करवा देगा फिर तो। ठीक है, नहीं आने वाले दिनों में। अच्छा, आने वाले दिनों में देखते भाई क्या है आने वाले दिनों में। इंग्लिश है, अरे अंग्रेजी में तो तुम ऐसे ही महान हो, तो तुम उसने अंग्रेजी के लिए कर लो। अच्छा ठीक है, मान लिया यार, ठीक है 3 दिन के बाद और कोई एग्जाम नहीं है ना। तो आज है आपका वेडनेसडे, थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो उसके बाद मेरी क्लास होती है मंडे टू वेडनेसडे को क्लास होती है, 3 दिन का टाइम बचेगा उसमें कर लेना। ठीक है, 3 दिन का टाइम बचेगा उसमें कर लेना। 14 को खत्म हुआ, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी की स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। जिनका एग्जाम नहीं हो कर लेना, और जिनका एग्जाम है आप अपने ऑनेस्टी लेवल पे कर लेना जितना आपको करना चाहिए, ठीक है ना। अब उसमें आप लोग देख लेना यार कितना ऑनेस्टली कर सकते हो, ठीक है। 2 एक्सरसाइज आई थिंक हो जाएगी, ठीक है। अगर कुछ नहीं, जो उस वाले क्वेश्चन को छोड़ देना जो आपको नहीं पढ़ाया है, 2 एक्सरसाइज कर लेना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, पी एंड सी मोस्टली हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चलिए जी, जय हिंद। क्लासरूम पे डाल दो, हाँ जी बिल्कुल, क्लासरूम पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। गिव योर अटेंडेंस, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।